अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं नया दिन रमजान स्पेशल। वी आर बैक अगेन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब और मैं हूं किरण आफ्ताब। थोड़ा सा कंफ्यूजन था, थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, और प्रॉब्लम बस इतनी थी कि हमें लोगों को बताना था कि कोरोना एक थ्रेट है, और अगर खुदा ना खास्ता किसी से आप मिलें, ये मिलें और उनको हो, तो फिर आपको भी ध्यान देना चाहिए। तो हमारी जो टीम है, जो हमारी मैनेजमेंट है, उन्होंने कहा कि हमें मोहतात रहना पड़ेगा। गवर्नर साहब में, गवर्नर सिंध, उनका पॉजिटिव आया था कोरोना। ये इंटरव्यू करने के लिए गए थे, मैंने कहा भी था मैं हूं वो शख्स, यही है वो शख्स। तो फिर उसके बाद में पूरी मैनेजमेंट ने पूरी टीम के टेस्ट करवाए, और फिर उसके बाद में अल्लाह का शुक्र है वी आर ऑल सेफ। बट इसका जो सारे का सारा हमने जो लुब्बे लुबाब है ना, जो इसका क्रक्स है ना, वो सारा ये है कि अब हम मजीद मोहतात रहेंगे। हम सबको मोहतात रहना चाहिए। दो बातें, पहली बात ये करना चाहता हूं कि मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब को टेस्ट दोबारा करा लेना चाहिए, क्योंकि उनकी पूरी फैमिली का नेगेटिव है। गवर्नर हाउस में हर बंदे का टेस्ट वो नेगेटिव है, जो मिल कर आया उस सबका नेगेटिव है। मेरा ख्याल में ज़ाती राय है, टेस्ट दोबारा करा लेना चाहिए। दूसरी बात ये कि जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया कि अभी सिर्फ टेस्ट कराना था और अभी सिर्फ टेस्ट कराया था, तो जितनी कॉल्स और मैसेजेस का सामना मुझे करना पड़ा रहा। अच्छा, मुझे तो वाकई करवा दिया, एक शख्स ने करवा भी दिया। तो प्लीज ये ना कीजिए। अगर किसी ने टेस्ट करवाना है और अगर किसी ने टेस्ट करा लिया है, तो आपके पूछने से ना वो रिपोर्ट जल्दी आ जाएगी और ना वो रिपोर्ट चेंज हो जाएगी। तो प्लीज एक बड़ी दिलचस्प बात ये भी हुई थी, इससे पहले कि ना जल्दी से हम खबर की तरफ जाए, एक बड़ी दिलचस्प बात ये भी हुई कि एक खातून ने बाकायदा स्टेटस अपडेट किया कि मैं बहुत दिनों से ऑब्जर्व कर रही थी, ऑन एयर भी छींक रही थी, खांस रही थी। वाह, क्या बात है। ये है वो डॉक्टर्स जिनसे बचने की जरूरत है। मैंने इनबॉक्स कर दिया कि ऐसा नहीं था। जी अल्हम्दुलिल्लाह वी ऑल आर सेफ। और ज़ाहिर है किरण, जब मैं भी इंटरव्यू करने गया तो मैंने मुसाफा भी नहीं किया, मोहतात था। और इंटरव्यू करने के फौरन बाद हमने सैनिटाइजर भी यूज़ किया। और हम सब जब काम करते हैं एहतियात से काम करते हैं, क्योंकि ये काम करना ज़रूरी है। किसके लिए? आपके लिए, क्योंकि आपको रखना है हमने बाखबर एहतियात के साथ। बढ़ते हैं आगे। आज की पहली खबर यह है कि क्या सिंध में लॉकडाउन खत्म हो रहा है या नहीं, क्योंकि बहुत बाज़गश्त हुई इस खबर की कि लॉकडाउन कहीं खत्म होने वाला है या उसमें कंफ्यूजन है। होगी, नरमी होगी, खात्मा होगा क्या? जिंदगी का पहिया चलेगा कैसे? पब्लिक ट्रांसपोर्ट। इस सब के सिलसिले में सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट ओवैस शाह ने ट्रांसपोर्टर्स को इजाजत देंगे या नहीं देंगे, इस बारे में इनकार किया था। कंफ्यूजन अभी भी वही की वही मौजूद है। संजय साधवानी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। संजय, बताइए तो सही, उन्होंने क्या कहा, हो क्या रहा है? कंफ्यूजन जो थी ना, उनको थोड़ा सा दूर करने की कोशिश करें। देखें, ट्रांसपोर्टर वजीर ट्रांसपोर्ट अवैस कादर शाह से मुलाकात करने आए थे। इन्होंने ये मुतालबा किया कि हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने की इजाज़त दी जाए। अवैस कादर शाह ने वाज़ेह कर दिया है, जब तक लॉकडाउन है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की नकल व हरकत पर पाबंदी बरकरार रहेगी। SOP के बगैर गुड्स ट्रांसपोर्ट चल रही हैं। गुड्स ट्रांसपोर्ट को जबरदस्ती खुलवाया गया, जिस पर हमने एतराज किया। SOP पर अमल नहीं किया गया। संजय, आपने कहा गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को ने जबरदस्ती खुलवाया। देखें, जैसे गुड्स ट्रांसपोर्टर जिनको SOP के तहत चलना था, मगर वो SOP को फॉलो नहीं कर रहे। अवैस कादर शाह ने अजीज तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टर्स ने आज कहा कि हम दो सीटों पर एक जो है सवारी वो बिठाने को तैयार हैं। बस में हैंड सैनिटाइजर, बस स्टाफ में सैनिटाइजर गैस लगाने की यकीन दहानी कराई गई थी। उसके बावजूद वजीर ट्रांसपोर्ट ने वाज़ेह कर दिया है कि जब तक लॉकडाउन है तब तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी। ये भी बताइएगा कब तक लॉकडाउन है, क्या इससे मुतालिक मुशावरत जो हुई है उसमें कुछ तय पाया? और साथ ही ये बता दीजिएगा, ये जो ऑनलाइन सर्विसेज थी, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज थी, इनके नुमाइंदों से बात हुई है? ये तो SOP फॉलो करने को तैयार थे। देखें, इस वक्त ट्रांसपोर्ट तंजीमों का इजलास जारी है। ऑनलाइन एंड जो ट्रांसपोर्ट कराची में चलती है उनसे अलग इजलास होगा। जो ऑनलाइन इस वक्त जो इंट्रा-सिटी बस एसोसिएशन ने पब्लिक ट्रांसपोर्टर के नुमाइंदे हैं, वो इजलास में शरीक थे। इन्होंने सिंध हुकूमत से टैक्सेस में रियायत देने का मुतालबा किया है। कहा है कि हमें पूरे साल के जो टैक्सेस हैं वो माफ़ किए जाएं, क्योंकि हमारी गाड़ियाँ बंद पड़ी हैं, टायर नए लगाने होंगे, ऑयल चेंज करना होगा और इंतहाई सूरत हाल खराब है। सूरत हाल हम ट्रांसपोर्टर जो हैं वो इस फाके पर मजबूर हैं सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने की इजाजत दी जाए, जिस पर अवैस कादर शाह ने कहा कि सूरत हाल इस वक्त ऐसी नहीं। तो संजय, आपने कहा अभी इजलास जारी है, कि आज कोई खबर आ सकती है कि इजाजत मिल गई या फ्राइडे को क्या होने जा रहा है? देखें, इस वक्त जो गुफ्तगू इजलास में हो रही है, हम भी इजलास में मौजूद हैं। इस गुफ्तगू से ये वाज़ेह हो रहा है कि जब तक सिंध में लॉकडाउन रहेगा
तब तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं खुलेगी। सिंध में लॉकडाउन और संजय पर अभी आपने जिक्र कर ही दिया कि जब तक लॉकडाउन रहेगा, तो हम बार बार जानना भी चाह रहे हैं, कल जो खबर थी कि हफ्ते के बाद यानी हफ्ते के दिन के बाद से लॉकडाउन में नरमी या लॉकडाउन खत्म, इसमें इब्हाम है। देखें शोएब, लॉकडाउन में नरमी अलग बात है, लॉकडाउन खत्म होना अलग बात है। हमारे कोई साफी दोस्त नरमी को खत्म करवा कर बैठे, हालांकि ऐसा वो उनकी ज़ाती ख्वाहिश थी, लेकिन ये बताएं कि गवर्नमेंट ने डिसाइड क्या किया, नरमी का फैसला हो गया है? थोड़ा सा देख रहे हैं ना आप तो करीब से, क्या लग रहा है? फैसला आज वज़ीर आला हाउस में एक आला सतह इजलास होना था सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी की सदारत में, वो इजलास मुलतवी हो गया। वफाक और सूबे के दरमियान जो इजलास मुल्तवी को हम समझ लें कि फिर कोई फैसला भी नहीं होगा। संजय आप साथ मौजूद थे, बेहद शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे, एक और खबर आपके सामने रखते हैं। कुछ देर पहले ये कहा गया था कि सिंध के 3 सरकारी अस्पतालों को प्लाज्मा जमा करने की इजाज़त मिल गई है। बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि हम इस प्लेटफॉर्म से भी बार बार कहते आए हैं कि जो भी सेहत याब हो रहे हैं, जो कोरोना को शिकस्त दे रहे हैं, उन्होंने प्लाज्मा डोनेट करना है ताकि जिनकी तबीयत बहुत खराब है उनकी जान बचाई जा सके। और हम डॉक्टर ताहिर शमसी से इस सिलसिले में बात भी करना चाह रहे थे, क्योंकि उनके पास में जितनी मालूमात हैं, जो उनका रिसर्च है, जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है और जो कुछ पाकिस्तान से बाहर हो रहा है, वो सब कुछ सामने रखते हुए वो बहुत कुछ जानते हैं। बहुत कुछ ऐसे मामला हैं कि जिनके ऊपर काम कर रहे हैं। अगर मेरे पास अगला मामला है दूसरी तरफ जाने का तो बताएं, वरना मैं ताहिर शमसी साहब को ले लेती हूँ, बात हम उनसे कर लें। ठीक है जी, अगली खबर से पहले मेरे पास अपडेट थी, मैं रोक लेती हूँ उस बात को। डॉक्टर ताहिर शमसी हमको ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वालेकुम अस्सलाम किरण और शुएब, आप लोग ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ठीक भी हैं, अल्लाह का शुक्र है। और यकीन कीजिए शुएब ने तो पूरी तैयारी कर ली थी कि अगर खुदा न खास्ता कोरोना होता है, पॉजिटिव आता है, तो प्लाज्मा देने का तो तहिया इन्होंने पहले से कर लिया था। क्योंकि देना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अच्छा, अब जरा ये बताइए कि नोटिफिकेशन का आ जाना, इजाजत का मिल जाना, ये कितनी अच्छी बात है, कितनी बड़ी बात है? इससे पहले कि हम दीगर सवाल भी करें, थोड़ा सा मुझे इसके ऊपर कमेंट चाहिए था। बता दे तो किरण, ये सारे स्टेप्स हैं क्लिनिकल ट्रायल के सिलसिले में जो एक एक करके पूरे हो रहे हैं। और अमूमी जिंदगी में ये 4 से 6 महीने का प्रोसेस होता है। ये हम 1 महीने में ड्रैफ्ट से अप्रूवल के बाद यहाँ तक पहुँच गए कि अब प्लाज्मा लगाने की जो 3 हॉस्पिटल्स हैं, प्लाज्मा जमा करने का काम तो यकीनी तौर पे ये 3 को पहले ही मिल चुकी है इजाजत। ये जो आज जो नोटिफिकेशन आया है, जो आप ही के जरिए मुझे मिला है, पता चला है मीडिया के जरिए, तो उसमें 3 अस्पताल जो हैं उनको प्लाज्मा लगाने की इजाजत दे दी गई है, जो कि क्लिनिकल ट्रायल की कंप्लीशन की तरफ एक कदम है और ये बहुत अच्छा कदम है। और इंशाल्लाह ताला अगले चंद दिनों में मैं देख रहा हूँ कि इंशाल्लाह प्लाज्मा लगना कराची में बड़ी अच्छी बात आपने कर दी शमसी साहब। आपने तो क्लियर कर दिया कि कलेक्शन के बाद का मरला, यानी अब आप पेशेंट्स को लगा सकते हैं इन 3 हॉस्पिटल्स में। ये बड़ी अच्छी खबर है। थोड़ा सा शेयर कर सकते हैं आवाम के समझने के लिए, ये जो प्लाज्मा कलेक्ट होगा किस नौयत के मरज में लगाया जाएगा? फॉर एग्जांपल वो वेंटिलेटर से पहले जो मरीज है उनको लगेगा? जी देखिए, हमारा क्लिनिकल ट्रायल का मकसद ये है कि हम ये साबित करना चाहते हैं कि प्लाज्मा लगाने के बाद हम एक बहुत बड़ी तादाद मरीजों की ऐसी होगी कि जिसको वेंटिलेटर पे डालने की ज़रूरत इंशाल्लाह नहीं पड़ेगी, और वो अपनी उनकी हालत जो है वो इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं नहीं होगी प्लाज्मा लगाने के बाद कि उनको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़े, और वो वहीं से रिकवरी की तरफ चल पड़ेंगे। ये मकसद है इस क्लिनिकल ट्रायल को करने का, और इस बात को साबित करने का कि ये प्लाज्मा जो सेहतमंद होने जाने के बाद कोरोना के मरीजों से निकाला गया था, उसको यूटिलाइज किया जा सकता है सिर्फ। ठीक शमसी साहब, क्योंकि आपने खुद भी तस्हीह कर दी कि अब प्लाज्मा लगाने की इजाज़त दे दी गई है, तो क्या हम ये इस वक्त जान सकते हैं आपसे कि इस वक्त प्लाज्मा डोनेशन किस स्टेज पर है? कितने लोगों ने दे दिया? स्लो है, सिग्निफिकेंट नंबर्स में आ गया है, लेकिन उसके बाद सर आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, सिग्निफिकेंट नंबर में आ गया है, कितने पेशेंट से प्लाज्मा ले लिया गया है पाकिस्तान में? तादाद ना पूछो शुएब, तादाद के बगैर ये समझ लो कि इतना है कि मैं अगर आज भी 10 लोगों के लिए मुझे पेशावर से कहा जाए कि हमें वहाँ पे जरूरत पड़ी है, तो हम इंशाल्लाह भेजने को तैयार हैं। और ये भी बता दीजिएगा कि ये रीज़न क्या है इसको थोड़ा सा अगर इसमें रुझान अगर देखा जाए
तो उसको ज्यादा होना चाहिए। अगर ये थोड़ा सा है तो ये थोड़ा सा क्यों है, थोड़ा सा मेरा ख्याल है ये जन जोड़ना पड़ेगा सारे लोगों को, जितने भी लोग रिकवर हो गए हैं, मीडिया के तवस्सुत से कि भाई प्लीज कम फॉरवर्ड एंड डोनेट, आइए और आके अपने बहन भाइयों की जानें बचाइए। और जो इस वक्त 350 के करीब आपकी बात हो चुकी है, नहीं होनी चाहिए। एक एक पाकिस्तानी की जान बचानी है, ये आज़म कर लें आप भी, मैं भी, और जो लोग जो रिकवर हो रहे हैं वो भी, कि उन्होंने कम से कम एक काम तो करना है कि अल्लाह ने उनको नई जिंदगी दी है, तो वो आगे आए और अपने बहन भाइयों की जानें बचाएं। बिल्कुल। और इसमें इस जिहाद में हिस्सा लें। बेशक शमसी साहब, वैसे तो इस पर हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं, बट आवाम के समझने के लिए एक बार फिर से बताइएगा, जो शख्स कोरोना से लड़ता है, उसको शिकस्त देता है, उससे कितना प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो प्लाज्मा कितने पेशेंट्स को लगाया जाता है? देखिए, जो कोरोना से रिकवर होने के 2 हफ्ते के बाद जब इसका जो खुद का टेस्ट नेगेटिव हो चुका हो, तो उनका जो प्लाज्मा निकाला जाता है वो 900 ml से 1 लीटर के दरमियान प्लाज्मा होता है। और उस प्लाज्मा से कम 2 अफराद को वो प्लाज्मा दे दिया जाता है और उनकी जानें बच जाती हैं। एक आदमी जिसने एक दफ़ा डोनेट किया प्लाज्मा, वो 1 हफ्ते के बाद दोबारा भी डोनेट करके मजीद 2 लोगों की जानें बचा सकता है। तो मल्टीपल टाइम्स आप बहुत से लोगों की जानें बचा सकते हैं, अगर आप चाहें ऐसा कि आप अगर चाहें, आपकी ख्वाहिश हो कि किसी इंसान की जान बचाएं आप। मुझे यकीन है हम पाकिस्तानियों की कि जब हर मुश्किल में एक दूसरे के साथ पीछे खड़े होते हैं, हम मदद करने के लिए, ब्लड डोनेट करने के लिए, कैसे से कैसा सानिया पेश आ जाए, कभी कौम ने हमें मायूस नहीं किया कभी भी। ठीक, ताहिर साहब, लास्टली अगर एक जुमले में मुझे बता दें कि जो भी प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट किया जाएगा ऐसे लोगों से जिन्होंने कोरोना को शिकस्त दी है, वो तमाम प्लाज्मा सेम होगा या किसी के प्लाज्मा में एंटीबॉडीज कम होंगी और किसी में ज्यादा होंगी? जो हम प्लाज्मा निकाल रहे हैं, निकालने से पहले ये टेस्ट कर लेते हैं कि उनके प्लाज्मा में एंटीबॉडी मौजूद हो, और कम से कम भी इतनी हो कि दूसरे जिस्म के अंदर। ठीक है, यानी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज होगी तो उसके बाद ही प्लाज्मा निकाला जाएगा, उसके बाद एक पेशेंट को लगाया जाएगा। बहुत शुक्रिया शमसी साहब, साथ मौजूद थे आप। और हम यहाँ दोबारा कह देते हैं कि जो लोग कोरोना को शिकस्त दे रहे हैं उन सबको हमने मोटिवेट करना है, हीरोज हैं वो, और इन सब ने बाकी पाकिस्तानियों की, अपनों की जान बचानी है, प्लाज्मा डोनेट करना है। बिल्कुल, क्विकली आगे बढ़ना पड़ेगा। एक अच्छी खबर है मेरे पास, जरा वो दे देती हूँ। साल 2020 पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में वाज़ेह कमी हुई। ओगरा समरी में पेट्रोलियम मसनूआत को मजीद सस्ता किया जाए, ऐसी सिफारिश भी है। मजीद बात होगी समा के नुमाइंदे वहाब कामरान से। वहाब, बड़ा भला सा लग रहा है ये सब कुछ जानकर, बताइए ना हमें इस बारे में। जी, ओगरा ने हुकूमत को गुज़श्ता रोज़ जो समरी भेजी है उसमें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की तजावीज़ शामिल है और आवाम को बड़ा रिलीफ देने के हवाले से मुख्तलिफ सिफारिशात की हैं। ओगरा ने इस पर भी बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम जायज़ा लेते हैं कि साल 2020 के दौरान पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतों में कमी का क्या रुझान रहा। साल 2020 में पेट्रोल की कीमत में अब तक मजमूई तौर पर 20 रुपये 2 पैसे फ़ी लीटर कमी हो चुकी है। 1 जनवरी को पेट्रोल 116 रुपये 60 पैसे फ़ी लीटर था, जो फरवरी में भी यही कीमत बरकरार रही, जबकि 1 मार्च को पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 1 पैसे फ़ी लीटर कमी की गई और यह कीमत 109 रुपये 59 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर हो गई। 25 मार्च को यानी मार्च में दूसरी मरतबा पेट्रोल की कीमत में कमी हुई और 15 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल सस्ता किया गया, कीमत 96 रुपये 58 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर हो गई। ओगरा ने जो गुज़श्ता रोज़ समरी भेजी है उसमें पेट्रोल 20 रुपये 68 पैसे फ़ी लीटर सस्ता करने की तजवीज़ दी गई है और अगर इस तजवीज़ पर अमल होता है तो मजमूई तौर पर रवां साल के दौरान पेट्रोल 41 रुपये 51 पैसे फ़ी लीटर सस्ता हो जाएगा। डीज़ल की कीमत में भी रवां साल के दौरान अब तक 20 रुपये 2 पैसे फ़ी लीटर कमी हुई है। 1 जनवरी को डीज़ल की कीमत 127 रुपये 26 पैसे थी, जो कम होते होते आज 107 रुपये 25 पैसे फ़ी लीटर हो चुकी है। ओगरा ने डीज़ल की कीमत में 33 रुपये 94 पैसे फ़ी लीटर कमी की सिफारिश की है और मंजूरी अगर होती है तो डीज़ल की कीमत 73 रुपये 31 पैसे फ़ी लीटर हो जाएगी और मजमूई तौर पर रवां साल के दौरान कीमत में 61 रुपये 5 पैसे कमी हो जाएगी। डीज़ल की कीमतों में कमी की जो हतमी मंजूरी है वो आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान देंगे। वज़ारत ख़ज़ाना इन कीमतों का नोटिफिकेशन जारी करेगी और कीमतों में कमी की जो बुनियादी वजह है वो आलमी मंडी में ख़ाम तेल की कीमतों में कमी है।
जनवरी में खाम तेल की आलमी कीमत $60 फी बैरल के करीब थी, जो कम होते होते $18 फी बैरल भी पहुंची और आज यह कीमत $23 से $24 फी बैरल के दरमियान है। यूँ मजमूई तौर पर खाम तेल की कीमत में तकरीबन 65% कमी हुई है इस साल के दौरान, और यही वजह है कि इस कमी का रिलीफ हुकूमत ने फैसला किया है अवाम को देने का, जिसकी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया वहाब कामरान। अब हम इस सिलसिले में बता रहे थे पेट्रोल महंगा हो जाए, हर चीज़ महंगी, लेकिन फिर रेट कम नहीं हो तो फिर क्या हो सकता है, इस सिलसिले में क्या कहा जा सकता है। एनीवेज एक और ख़बर है हमारे पास, फ़ौरन से हम आगे बढ़ जाते हैं और आज हम ज़रा जिक्र कर लेते हैं टेस्टिंग कैपेसिटी से मुतालिक। लेकिन टेस्टिंग कैपेसिटी पर जाने से पहले, क्योंकि हम पेट्रोल की बात करें तो मज़ीद भी उस पर एक खबर शेयर कर लेते हैं कि जो डिटेल्स हैं कि ज़ाहिर है पेट्रोल जब महंगा होता है हर चीज़ महंगी होती है, और जब पेट्रोल की प्राइस कम होती है तो उसका इम्पैक्ट हर चीज़ पर पड़ता है। इस साल पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में अब तक 20 रुपए की कमी हुई है, लेकिन कुछ सस्ता नहीं हुआ। पेट्रोल महंगा, सब कुछ महंगा, पेट्रोल सस्ता, कुछ भी सस्ता नहीं। कोई टेस्ट दरकार नहीं, ऐसे ही हो रहा है। साल 2020 में पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमत में वाज़ेह कमी। 1 मई से दोनों मसनूआत मजीद सस्ती होंगी, क्योंकि ओगरा ने पेट्रोल 20 रुपए 68 पैसे और डीजल 33 रुपए 94 पैसे सस्ता करने की सिफारिश कर रखी है। मुल्क में जब भी पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हुई तो अशियाए खुरोनोश, ट्रांसपोर्ट, तामीराती सामान समेत हर चीज के निर्खों को भी पर लग गए, लेकिन जब कभी रेट कम हुए तो इसका फायदा आवाम को नहीं मिला। इस साल भी अब तक पेट्रोल और डीजल तकरीबन 20% सस्ते हुए, मगर किसी भी चीज की कीमत नीचे नहीं आई। क्या इस बार कीमतों में वाज़ेह कमी के बाद अशियाए जरूरिया भी सस्ती होंगी? ऐसी उम्मीद लगाना बिल्कुल बेकार है। मुआशी माहिरीन के मुताबिक मुल्क में महंगाई की शरह में उतनी ही कमी होनी चाहिए जितना पेट्रोल और डीजल सस्ते हों, लेकिन पाकिस्तान में कीमतों में कमी के दीगर अशिया पर असरात ना होने के बराबर होते हैं, जिसकी वजह से अवाम बड़े रिलीफ से महरूम रह जाते हैं। वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। अब बढ़ते हैं और टेस्टिंग की बात कर लेते हैं कि आपको याद होगा असद उमर साहब ने कहा था कि अप्रैल के एंड में हम 25,000 टेस्ट पर डे कैपेसिटी अटेन कर लेंगे, और चेयरमैन एनडीएमए साहब ने कहा था कि हमारी कैपेसिटी अब 30 to 40,000 टेस्ट अ डे है। लेकिन उन्होंने ये मेंशन ज़रूर किया था कि लॉजिस्टिक्स मसाइल दरपेश हैं, इसलिए टेस्टिंग उस कदर हो नहीं रही। लेकिन सवाल ये है कि कल के दिन टेस्ट कितने हुए? हाँ जी, तो टेस्टिंग कैपेसिटी ज़्यादा, लेकिन टेस्ट ऐसा लगता है हुए कम। सिंध में 3,729, पंजाब में 2,295, खैबर पख्तूनख्वा में 903, बलोचिस्तान में 316, इस्लामाबाद की अगर हम बात करें तो जी यहाँ 730, गिलगित में 144 और आज़ाद कश्मीर यहाँ 132। इतने टेस्ट हुए। टोटल पॉपुलेशन छोड़ दीजिए, कोरोना केसेस छोड़ दीजिए, ये टेस्टिंग की बात है तो ये तो इसी कदर ही हो पाई है। चलिए, तो हमने टेस्टिंग की बात कर ली। एक और ग्राफ अगर प्रोड्यूसर साहब आप दिखा सकें, क्योंकि हम अक्सर बात ये करते हैं, ये ग्राफ आपके सामने है, हम अक्सर जिक्र करते हैं कि दुनिया भर में होने वाली अमवात की शरह क्या है मर्दों में और ख़वातीन में। पूरी दुनिया के स्टैट्स और पाकिस्तान के स्टैट्स थोड़े से मुख्तलिफ है। पाकिस्तान के स्टैट्स में हम आपको ये शेयर कर लेते हैं कि 10 से 19 साल की उम्र में जो अफराद हैं, सबसे कम उनकी डेथ रेशो है वो 0.48% है। 20 से 29 साल की उम्र के जो लोग हैं वो तकरीबन 1% कर लें, 0.978, 948 इस तरह की फिगर्स हैं। अगर हम बात करें 30 से 39 साल, तो मर्द ज़्यादा मुतासर हुए, बल्कि सिर्फ मर्द ही मुतासर हुए हैं 1.93%। 40 से 49 9.18% मर्द हैं जिनकी मौत हुई है, और 2.9% ख़वातीन हैं जो इसकी वजह से लुक़्मा अजल बनी हैं। 50 से 59 की बात कर लें तो 18% मर्द और 4.35% ख़वातीन। और सबसे ज़्यादा जो शरह अमवात है वो है इस ब्रैकेट में 60 से लेकर 60 to 69 ईयर जिनकी एज है। 24.64% मर्द हैं पाकिस्तान के जिनकी अमवात हुई, और 10.14% है ख़वातीन। अगर आगे बढ़ जाएं 70 से ऊपर की बात करें तो 12.8 और 6.7% है ख़वातीन की तादाद। तो इस तरह जो सबसे कम है वो 10 से 19 साल और सबसे ज़्यादा है 60 से लेकर इसीलिए कहते हैं ना ध्यान रखें, जो एल्डर्स हैं ख़ास तौर पर उनका ध्यान रखें।
जाएं अगर उनसे मिलने तब भी। लेकिन फिर हम बात करेंगे टेस्टिंग की ही। ये तो हमने आपके सामने इसलिए शेयर कर लिया क्योंकि ज़ाहिर है थोड़े से डिफरेंट फिगर्स थे जो कि बहुत अरसे से कोट होते हुए। एनीवेज टेस्टिंग की बात कर लेते हैं कि जब कहा ये जा रहा टेस्टिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है लेकिन टेस्ट हो रहे हैं बहुत कम, तो हमने सोचा इस पर बात करेंगे आखिर मामला ऐसा क्यों है कि सिंध में सबसे ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं और बाकी सूबों में सिंध से कम टेस्ट क्यों हो रहे हैं। हालांकि पंजाब में तकरीबन 50% पूरे मुल्क की आबादी है, तो पंजाब में टेस्टिंग कैपेसिटी अगर है तो टेस्ट कम क्यों हो रहे हैं। नफीसा शाह साहिबा ने हमें ज्वाइन किया, हम उनसे बात कर लेते हैं कि उनकी राय क्या है इस मामले पर, क्योंकि इस पर उन्होंने आवाज़ भी उठाई और सवाल भी किया। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नफीसा साहिबा, ये फरमाइएगा कि टेस्टिंग कैपेसिटी की जब हम बात करते हैं तो सिंध की टेस्टिंग कैपेसिटी इस वक्त कितनी है, और उसमें भी अगर आप यूं डिफरेंशिएट कर दीजिए कि हुकूमती फैसिलिटीज में कितने हो रहे हैं, प्राइवेटली कितने हो रहे हैं। देखिए, ये सारी डिटेल्स आपसे मुर्तजा वहाब शेयर करेंगे क्योंकि डेटा जो है वो वही डेली शेयर करते हैं। मैं सिर्फ आपको ये बता सकती हूँ कि मैं वक्तन फवक्तन बहैसियत इत्तलात सेक्रेटरी एंड जनरली पार्लियामेंटेरियन भी मैं हूँ और एक सिटीजन पाकिस्तान की। मैं इनका NIH का डेटा चेक करती हूँ और उसमें मुझे बहुत हैरत हुई जब मैंने देखा कि पिछले एक हफ्ते से अगर आप बार्स देखें तो एक बार जो है वो सिर्फ आपको बड़ा ऊंचा जाता हुआ नजर आएगा, वो सिंध का है। बाकी जो बार्स हैं 24 अप्रैल से या तो वो स्टैग्नेंट है या तो वो नीचे जा रहा है। और पंजाब का बहुत स्ट्राइकिंग मुझे नजर आया कि पंजाब जो पहले कह रहा था बार बार, जो मिनिस्टर साहिबा हैं वो ये बता रही थी कि वो टेस्टिंग कैपेसिटी उनकी 5000 है लेकिन 5000 से 10,000 तक लेके जाएंगे। उन्होंने मई का बताया था कि मई तक वो 10,000 तक उसको लेके जाएंगे। लेकिन हैरत अंगेज बात ये थी कि जब आप उनका डेटा देखें तो सिंध लगभग एक दिन परसों उन्होंने 4000 तक 4100 किए, कल उन्होंने 3700 लगभग किया। आज का मैंने डेटा उनका नहीं देखा लेकिन इतना इन्होंने किया है। और पंजाब जो कल तक मेरे ख्याल से 2200-300 तक वो कर रहे थे ना, तो ये बहुत हैरत अंगेज बात है क्योंकि पंजाब से बड़ा सूबा है, 50% पाकिस्तान की आबादी वो है और वो एक तसलसल से क्लेम कर रहे थे कि हमने बहुत ज्यादा टेस्ट किए हैं और हम टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। और जब अगर आप लॉकडाउन जो है वो अगर उसमें आप ओपनिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग बाकायदा आपने शुरू कराई है, ताजिर आ गए हैं, फैक्ट्रीज खुल गई हैं, तो एक ही रेस्क्यू मिल सकता है पाकिस्तान को कि हम आइडेंटिफाई करें कि कोरोना है किधर, और वो एक ही तरीके से हो सकता है कि आप अपनी टेस्टिंग बढ़ा दें। और जो मावन खुसूसी हैं वो भी उन्होंने जो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने कहा था कि हमारे पास इस वक्त कैपेसिटी 15,000 की है, तो 15,000 भी आज टेस्ट पाकिस्तान में नहीं हो रहे। कल तक टेस्ट जो है 8,000 से कुछ ज्यादा थे जो हो रहे थे उससे, और ये जो कैपेसिटी है उससे भी 6,000 4-5 अगर 15,000 हाँ तो 6,000 तकरीबन 6,000। जरा वजाहत करेंगी नफीसा शाह साहिबा, जरा वजाहत करेंगी आप इस बात की? क्या आपने इल्ज़ाम आयद किया ऐसा कि कर्व को फ्लैट करने की स्ट्रैटेजी है वफाकी हुकूमत की, इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे तो उल्टा नुकसान ही होगा, केसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगे। प्लीज़ बताएंगे आप हम इस बारे में? देखिए, मैंने ये इल्ज़ाम नहीं लगाया, मैंने सिर्फ सवालात पूछे हैं। 3 उसमें मेरे सवालात थे कि इसकी क्या, पहले तो मैंने ये सिर्फ पूछा कि हमें बताया जाए कि क्या हो रहा है। अगर हो सकता है हमारा ये खदशा था, हो सकता है टेस्टिंग किट कम हो सकता है कोई और मसाइल हो, तो इस मामले में बेस्ट चीज़ ये है कि आप ट्रांसपेरेंटली बताएं कि हमारे ये बॉटलनेक्स हैं और हम टेस्टिंग बढ़ाएंगे। लेकिन जब आपको उन सवालात का जवाब नहीं मिले तो फिर आप खदशात, हो सकता है ये खदशात मेरे सिर्फ जहन में हो, मेरे ये सवालात हो। लेकिन हैरत अंगेज ये बात है कि जब आपके पास कैपेसिटी भी है और आप अपनी फुल कैपेसिटी पर टेस्ट ना करते हो तो फिर ये सवाल मेरा जायज बनता है क्योंकि मेरे पाकिस्तान में मेरे पॉइंट आ गया आपका। नफीसा साहिबा, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थी, सिलसिले में बात कर रही थी। अच्छा, ये अब तक के मौज़ूआत थे, बात सिर्फ नहीं है, मौज़ूआत इसके अलावा भी हैं और बहुत सारे हैं, तो क्यों ना हम एक ब्रेक ले लें? एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। गुज़श्ता दिन और आज का दिन दो खबरें आईं, दिलों को उदास कर गईं। भारतीय अदाकार ऋषि कपूर कैंसर से हार गए। इरफान खान, उनकी डेथ की खबर भी कल रिपोर्ट हुई। अगर ऋषि कपूर की हम बात करें, 67 बरस की उम्र में दुनिया से चल बसे। वो मारूफ फिल्मसाज, अदाकार और हिदायतकार राज कपूर के बेटे थे। और अगर हम इरफान खान की बात करें तो उनको मुंबई के कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया है। लॉकडाउन और कोरोना वायरस के बायस तदफीन में महदूद अफराद ने शिरकत की। और हम ये ज़रूर कहते हैं कि ये भारत के नहीं, बॉलीवुड के नहीं, ये तो आर्टिस्ट हैं। और जब आर्टिस्ट की बात होती है, आर्ट की बात होती है, तो कोई सरहद बीच में नहीं होती। और दोनों ही अदाकार ऐसे, दोनों ही हीरोज, आर्टिस्ट ऐसे, एक वो जिसने मेरी उम्र के नौजवानों, ऐसा उन्होंने उसमें परफॉर्म किया कि हर नौजवान के दिल की धड़कन, यानी कि ऋषि कपूर। दूसरे वो यानी इरफान खान, ऐसा लगता था कि ये तो कोई लड़का हमारे दरमियान से उठ के गया और हीरो बन गया। और हीरो की जगह भी अगर साइड हीरो के तौर पर भी हो, कोई एक छोटा सा रोल भी हो, तो वो इतना दमदार, इतना स्ट्रॉन्ग कर गए इरफान कि हीरो से ज़्यादा उनको सराहा गया, प्यार किया गया। अब मैं या शुएब इस सब के ऊपर बात करें, बात नहीं जमेगी। फिल्म क्रिटिक उमर अलवी हमारे साथ हैं, तो उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। उमर, आपने तो उनके बुक के ऊपर रिव्यू भी किया था, चिंटू जी के, और उन्होंने उसको बहुत अप्रिशिएट भी किया था। मुझे पहले उसके बारे में बताया, वो एक्सपीरियंस कैसा, वो एक फ़ैन के लिए कैसी फीलिंग, और कितने बड़े आर्टिस्ट ऋषि कपूर, कितने बड़े आर्टिस्ट इरफान खान। देखिए, ऋषि कपूर की जब बुक आई थी तो मैं उसका काफ़ी इंतज़ार कर रहा था। यहाँ पे तो मेरी 2-3 लोगों से बात हुई, क्योंकि उस ज़माने में पाकिस्तान इंडिया से ट्रेड नहीं चल रही थी। बड़ी मुश्किल से वो बुक मेरे हाथ लगी, तो मैंने एक ही दिन के अंदर ख़त्म करके रिव्यू कर दिया। या रिव्यू जब मैंने पोस्ट किया तो मेरे बहनों गुमान में भी नहीं था कि उस पर वो रिप्लाई भी करेंगे। मैंने उनको ऐसे ही बाय द वे टैग कर दिया। उनका जब रिप्लाई आया तो मुझे खुद नहीं पता, मेरे दोस्त का मैसेज आया कि यार ये देखो। मैं तो 2 घंटे के लिए मेरे कान सुन हो गए और मेरे व्यू खाली घूम रहा हूँ, क्या बहुत बड़ी बात थी वो। और उन्होंने उसको सराहा। उन्होंने कहा, क्योंकि मैं तो पूरी बुक पढ़ के करता हूँ ना, तो उन्होंने यही कहा कि भाई ज़बरदस्त है, तो इतना अच्छा रिव्यू, डिटेल्ड, मज़ा आ गया उस पर। वो पता है, वो बॉबी से लेके और फिर बाद में उन्होंने गैंगस्टर का रोल भी कर दिया, गेटअप्स भी कर लिए। मतलब एक जो 80s का दौर था, उसमें कहा जाता था बस रोमांटिक सॉन्ग्स होंगे, वो कभी याददाश्त चली जाएगी, कभी रो लेंगे, कभी गाना गा लेंगे, बस ऋषि कपूर इतना ही है। लेकिन उन्होंने तो आखिर वक्त तक, जब तक वो काम करते रहे, उन्होंने साबित किया कि ऋषि कपूर इससे बहुत आगे। उनकी जो अभी आखिरी फिल्म आई है उसका नाम है द बॉडी नेटफ्लिक्स के ऊपर है, इमरान हाशमी के साथ। तो उस फिल्म के अंदर भी जो है उनका एक सस्पिशियस सा कैरेक्टर है। आप देखेंगे तो आपको यकीन नहीं आएगा कि वही आदमी है जो मेरी उम्र के नौजवानों पे डांस कर रहा था, जिसने दर्द दिल दर्द जिगर पिक्चराइज कराया, जिसके ऊपर सागर फिल्म के गाने बनाए गए। तो हमें तो वो ऋषि कपूर याद है। तो जो उन्होंने डायरेक्शन अपनी चेंज की जाके, औरंगजेब फिल्म के अंदर वो विलन आए, अग्निपथ के अंदर विलन आए, और भी बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने ऐसे नेगेटिव कैरेक्टर्स किए। तो वो उनकी मेरे ख्याल में अग्निपथ 2 की बेहतर बात वही थे, बाकी मुझे कुछ बहुत अच्छा नहीं लगा था। अच्छा, मुझे इरफान खान के बारे में बताइए, जितना छोटा रोल ही सही, उन्होंने कभी इस बात को वो खातिर में नहीं लाया ना, बड़ा आर्टिस्ट, अपना काम बेहतरीन अंदाज में किया हमेशा। देखिए, इंडिया में बहुत सारे एक्टर्स होते हैं जो जब फिल्म करते तो कोशिश होती है हर सीन में है। इरफान खान जो थे उससे ऊपर थे, वो एक सीन भी करते थे तो वो सब उनकी उस एक सीन की वजह से जाते थे। और यही वजह है कि वो हॉलीवुड में भी जब गए तो उन्होंने कमाल कर दिया। मतलब आप सोचिए कि टॉम हैंक्स जो है, मुझे अब इन्फर्नो में उनके साथ काम करें तो टॉम हैंक्स ये नहीं कह रहे कि मैं इस कमरे का सबसे मशहूर आदमी हूँ, सबसे कूल आदमी हूँ। टॉम हैंक्स कह रहे हैं कि जिस कमरे में इरफान खान होता है उस सबसे ज़्यादा कूल आदमी वही है। सबसे कूल आदमी और सबसे कूल खान, ऐसा कह सकते हैं क्या? नहीं, लेकिन सबसे कूल खान तो अभी, क्योंकि आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान काफ़ी अरसे से, उनसे पहले से काम कर रहे हैं, ठीक है, उनकी फिल्मों की तादाद भी ज़्यादा है, हिट्स भी ज़्यादा है। ये एक डिफरेंट खान थे, ठीक है। ये लोग वो सब हीरोज आते हैं, 1-2 फिल्मों में विलन आ गए। इरफान खान ने सब कुछ किया, कॉमेडी करवा लें, हीरो बना दें, विलन बना दें, हीरो का दोस्त बना दें। कारवान फिल्म जो उनकी 2019-18 में आई है, उसके अंदर तो साइड रोल था उनका, लेकिन क्या कमाल का कैरेक्टर था। ब्लैकमेल के अंदर एक आदमी है जिसकी बेगम जो है उसे छोड़ के चली जाती है, वो भी रोल कर लिया उन्होंने। इसी तरह से गुंडे के अंदर वो पुलिस वाले हैं जो दोनों हीरोज के अगेंस्ट खड़े हुए हैं।
लंच बॉक्स के अंदर एक बड़ी उम्र के आदमी का रोल किया है। लाइफ ऑफ पाई में एंड में आते हैं और कमाल कर जाते हैं। स्लम डॉग मिलियनेयर हो गई, इसी तरह से जुरासिक वर्ल्ड हो गई कि जब वो मरते हैं उस फिल्म के अंदर तो हम सबको अफसोस होता है। तो मतलब डायनासोर्स पे गुस्सा आता है कि ये क्यों है। तो इरफान खान ने जो अपने जितना भी काम किया कमाल किया। यही तो जीत है एक कैरेक्टर की कि कैरेक्टर याद रह जाता है। उमैर बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप और हमसे कह रहे थे भी मैं एक ब्रेक की तरफ बढ़ने, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो सिंध सरकार क्या कर रही है आपके सामने वो मामला रखेंगे कि अगर खरीदनी हो 14 लाख मैट्रिक टन गंदम लेकिन खरीदी जाए सिर्फ और सिर्फ 4 लाख मैट्रिक टन गंदम तो इसका मतलब है कि नाअहली है। और नाअहली क्यों है? और ये पहली बार भी नहीं है, पहले भी जब गंदम से मुताल्लिक खबरें आई थी वीट क्राइसिस है तो मामला इसी तरह से रिपोर्ट हुआ, जितनी खरीदनी थी जितनी प्रोक्योर करनी थी उतनी की नहीं। बस कुछ ब्रेक के बाद के लिए चलिए बाकी डिटेल्स ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। यूं तो इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना क्राइसिस है लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ कोरोना क्राइसिस नहीं है, और भी बहुत से क्राइसिस हैं। वो पॉलिटिकल क्राइसिस भी हो सकते हैं और वह दीगर क्राइसिस भी हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्या हम वीट क्राइसिस की तरफ तो नहीं जा रहे, बिलखुसूस सिंध क्या हम वीट क्राइसिस की तरफ जा तो नहीं रहे, क्योंकि हदफ मुकम्मल करना था कितना कि 14 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीदनी थी लेकिन सिर्फ और सिर्फ खरीदी गई है 4 लाख मैट्रिक टन गंदम। आखिर ये मामला क्यों इस तरफ चला गया? नुमाइंदे खुसूसी मंसूर मुगैरी ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात कर लेते हैं। मंसूर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, प्लीज समझाइएगा जब खरीदनी 14 लाख मैट्रिक टन गंदम है यानी इतनी डिमांड है तो फिर क्यों खरीदी नहीं जा रही, वजह क्या है? शोएब साहब देखिए, सिंध गवर्नमेंट की जानब से हर साल वैसे 10-12 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीदी जाती रही है। गुज़िश्ता साल इन्होंने गंदम नहीं खरीदी थी क्योंकि इनके पास अवेलेबल स्टॉक था, तो इस साल जो उसको बढ़ा के 14 लाख मैट्रिक टन किया गया। जबकि सिंध में इस वक्त जो रवां साल गंदम की जो काश्त है वो मुतवक्को थी 40 लाख मैट्रिक टन से भी ज़ायद, क्योंकि इस साल बम्पर जो है क्रॉप हुआ है। तो सिंध गवर्नमेंट की जानिब से वैसे मार्च के महीने में तमाम सेंटरों पे अफसरान और जो मुलाजमीन हैं उनकी तैनाती की जाती है और 15 मार्च से ख़रीदारी शुरू की जाती है। इस साल ये हुआ कि जो महकमा खुराक के जो वज़ीर हैं बहुत शरीफ आदमी हैं, उनको जो सीनियर अफसरान थे महकमा खुराक के उन्होंने लॉलीपॉप देते रहे। वो अपने मर्ज़ी के जो लोग थे अफसरान थे उनको तैनात करना चाह रहे थे। 2-4 ऐसे नाम नज़र आ रहे हैं जो ढूंढ रहे थे कोई लेन देन के ज़रिए अफसरान की तैनाती हो सके। इस वजह से इन लोगों को देर हो गई और अप्रैल में जाके तैनाती हुई। अप्रैल में जाके पहले वीक में इनके सेंटर्स खुल गए। तो सेंटर खुल गए, लेकिन सेंटर खुलने के साथ जो बारदाना था 1 अरब 40 करोड़ रुपए, 40 करोड़ बारदाना जो काश्तकारों को देना था वो सेंटर तक पहुँचना था, वो पहुँच नहीं पाए। सेंटर खैर फाल थे। अच्छा, गंदम की ये सूरत हाल होती है जब क्रॉप तैयार हो जाए तो आपने जो थ्रेशर लगाने के बाद जो ज़मीन पे गंदम है उसको आप रख नहीं सकते हैं, वो एनी आपको 24 घंटों के अंदर डिस्बर्स करना होता है या देना होता है। तो सरकारी जो सेंटर थे वो गैर फाल थे। तो कितना नुकसान हो गया पे मंसूर मुगैरी, कितना नुकसान हो गया फिर इस तरह से काश्तकारों को? देखिए, इस तरह से काश्तकारों को अगर देखें कि क्योंकि जो सरकारी रेट है वो 1400 रुपये फ़ी मन है, तो काश्तकारों ने मजबूरी में सरकारी सेंटर ना होने की वजह से या गैर फाल होने की वजह से 1150 1200 से लेकर 1300 तक दिया। तो 100 रुपये से 200-250 रुपये फ़ी मन एक जो उस पर नुकसान हुआ। तो मजमूई तौर अगर हम लगाएं तो कोई 8 से 9 अरब रुपए का काश्तकारों को नुकसान हुआ, जिसका फ़ायदा उठाया है जो मिडिल मैन है, जो छोटे ताजर हैं, उन्होंने ख़रीदा है। गंदम खरीद के तकरीबन 35 मिलियन मैट्रिक टन के करीब उन्होंने खरीद लिया। किसी पे फर्क नहीं पड़ता, किसी ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया और आगे भी कुछ होते हुए देख सकते हैं हम क्या इस सिलसिले में? देखिए, हमने कोई 20-25 दिन पहले ये खबर दी थी कि सिंध के जो सरकारी सेंटर हैं वो गैर फाल हैं, गंदम तैयार है, लोग कहाँ दें, काश्तकार परेशान है, तो किसी ने तवज्जो नहीं दी। नतीजा ये हुआ कि गुज़िश्ता दिनों
वज़ीर खुराक ने खुद ओन किया कि हमारे अफसरान की नाइली की वजह से हम ओन तो कर ली है, कोई कार्रवाई भी करेंगे या नहीं करेंगे मंसूर, ये भी बताइएगा। और साथ ही दो बातें, एक आपने कहा कि मिडिल मैन ने 35 मिलियन मैट्रिक टन गंदम खरीद लिया है, इजाजत है इस तरह गंदम खरीद के कहीं स्टोर करने की? और दूसरा ये बता दीजिएगा कि गवर्नमेंट का इसमें मौकफ क्या है? अगर वो नहीं खरीद रहे, कहीं वो मौकफ वही तो नहीं देंगे कि हमारे पास अवेलेबल स्टॉक है? नहीं, कैसे दे सकते हैं? इनके पास अवेलेबल स्टॉक जो है उन्होंने खुद शो किया है कि 4 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीदिए। देखिए 40 लाख मैट्रिक टन अगर आपके सिंध में किराप हो रही है, सरकार को चाहिए थी 14 लाख, तो 26 लाख मैट्रिक टन तो वैसे भी निजी शोबे को ख़रीद करना था। लेकिन हुआ ये है कि बदकिस्मती ये है कि इन लोगों ने, महकमा खुराक ने गलत हिकमत अमली अपनाई। उन्होंने सिंध गवर्नमेंट को सिफारिश करके 144 का दफ़ा लगाया ताकि गंदम एक शहर से दूसरे शहर में मुंतकिल ना हो सके। जो फ्लोर मिल वाले थे कराची से, दिगर शहरों से, वो खुद खरीदना चाह रहे थे, ठीक है, लेकिन उनको परमिशन नहीं मिली। लेकिन मेरा सवाल वही 35 मिलियन मैट्रिक टन पर है मंसूर, जिस मिडिल मैन ने ये खरीदी और फिर उसको कहीं पर रख दिया, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी और होनी चाहिए? देखिए ये नामुमकिन है कि ये, क्योंकि इनके खुद के लोग जो नीचे वाले मुलव्वस हैं, क्योंकि उनको बारदाना कहाँ से आया है? जो 35 लाख मिलियन मैट्रिक टन गंदम खरीदी गई है, उनको यही बारदाना दिया गया है जो काश्तकारों के लिए ख़रीदते हैं, काश्तकारों को दी जाती है। काश्तकारों को बारदाना हर साल नहीं मिलता है, इस साल तो बिल्कुल मिला ही नहीं है और बहुत थोड़ा मिला है। जो इनके अपने वर्कर्स थे या इनके पार्टी रहनुमा थे या सिफारिशी लोग थे, उनको बारदाना दिया गया। बाकी जो आम था काश्तकार, उसको नहीं मिला, जिस वजह से मिडिल मैन ने ख़रीद के इसको छुपा दिया है। ये लोकेट हो गया मंसूर, वो मिडिल मैन या मिडिल मैन कौन है? वो छोटे छोटे ताजर हैं, वो बड़े बड़े ताजर हैं जो छोटे शहरों में वो कारोबार करते हैं, सबको पता है। छोटे सियासी सरपरस्ती है उनकी? जी बिल्कुल, उनकी बड़ी सरपरस्ती है, उसके पीछे बड़े बड़े लोग हैं, पॉलिटिकल लोग हैं। ये पॉसिबल नहीं है कि उनके गोदामों पर छापा मार के सरकार गंदम ले, क्योंकि अब वो खुद 2 माह के बाद सरकार को डबल रेट पे गंदम देंगे, कम से कम 1400 पे तो वो कभी भी नहीं देंगे। तो अब आटे का एक बड़ा बहरान आने वाला है। ठीक है मंसूर मुगैरी, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप और इस सिलसिले में डिटेल से हमें बताया कि मिडिल मैन जो है वो इस वक्त जिस तरह से इकट्ठी कर रहे गंदम और बाद में जाके गवर्नमेंट को महंगी देगा, तो हो सकता है कि फिर ये क्राइसिस इस तरीके से आए कि गंदम और आटा महंगा हो। एनीवेज, बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ, वापस आते हैं। खेल के मैदान से खबर है। जस्टिस क़य्यूम कमीशन बनवाने वाले साबिक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खालिद महमूद के फिक्सिंग से मुतालिक इंकशाफात सामने आए हैं। वो कहते हैं कि फास्ट बॉलर अताउर रहमान ने हलफनामा जमा कराया कि वसीम अकरम ने मैच फिक्सिंग का कहा। और इसी बारे में हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे अपने रिपोर्टर से भी जाने। फिक्सिंग के लिए 3 लाख रुपए भी दिए थे, ये सब कुछ सामने आया था। हम आपको बताते हैं उन्होंने कहा क्या था। का केस बड़ा कुछ अनोखा सा ही लगता है मुझे कि उन्होंने ख़ुद एक हल्फिया बयान अदालत में पेश किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि जी मुझे वसीम अकरम ने, किसी मैच का हवाला है, वो मैच मुझे याद नहीं है, कहा था कि अतात तुम्हें पैसों की ज़रूरत है। मैंने कहा जी हाँ मुझे ज़रूरत है, तो पर ऐसे करो जैसे मैं कहता हूँ वैसे बॉलिंग करना, कोई ज़्यादा ज़ोर वगैरह ना लगाना, और तुम्हें 2-3 लाख मैं दिलवा दूँगा। तो ये उनका एफिडेविट मौजूद था, बड़ी वाज़ेह गवाही थी। मेरे ख़्याल में वो सच बोल रहा था और सच के मुताबिक उसने फिर वो एफिडेविट भी तैयार कर लिया। फिर क्या मामला हुए, क्या हालात हुए कि वो उस सच से तायब हो गया। हैरानी बल्कि इस बात पे हुई थी कि जिस हद तक मैंने उसको दिलासा दे के खड़ा कर लिया था और वो खड़ा हो गया था, तो मेरा ख्याल था कि खड़ा रहेगा, लेकिन वो नहीं खड़ा रहा। मुझे यानी कोई शक व शुबा नहीं है कि उस पर दबाव डाला गया होगा, उसको वसीम अकरम की तरफ से ही कोई तरगीबात भी मिली होंगी। तो अगर वो कायम रहता है इस बात पे, तो मेरा ख्याल है वसीम अकरम का मामला जो है वो तकरीबन मिलता जुलता ही होता उन खिलाड़ियों से जो बैन हुए। इतनी बड़ी स्टेटमेंट्स, इसी के ऊपर बात करेंगे समा के स्पोर्ट्स रिपोर्टर शुएब जट से। शुएब जट, बहुत बड़ा मामला, बहुत बड़ा नाम। जी बिल्कुल किरण, एक
पिंडोरा बॉक्स जो है वो खोल रहे हैं। ये खालिद महमूद हैं जिन्होंने जस्टिस कयूम कमीशन बनवाया था, जिसने बाद में जाके कई क्रिकेटरों पर जो है पाबंदियां भी लगाई और जुर्माने भी किए। उनका कहना है कि अताउर रहमान जो है वो पहले इनके पास आए और उन्होंने ये बताया कि जो मैच था एक ये 94 में हुआ था, क्राइस्ट वनडे मैच था ये क्राइस्टचर्च में, तो उसमें वसीम अकरम ने अताउर रहमान को कहा, ये खालिद महमूद का दावा है कि अताउर रहमान ने उन्हें बताया कि इस मैच में अंडर परफॉर्म करो, मतलब जोर ना लगाना, अच्छी बॉलिंग ना करना, तो तुम्हें 3 लाख रुपए जो है वो दे दिए जाएंगे। और जिसके बाद ये बयान जो है वो अताउर रहमान ने बाकायदा एफिडेविट यानी कि हल्फनामे की सूरत में अदालत में भी जमा कराया। लेकिन उसके बाद खालिद महमूद का ये दावा है कि वसीम अकरम की तरफ से उन पर दबाव डाला गया, जिसके बाद अताउर रहमान ने अपना ये बयान जो है बदल दिया। अगर वो बयान ना बदलते तो वसीम अकरम जो है वो भी लाइफ बैन का शिकार हो सकते थे। इस इंटरव्यू में उन्होंने मजीद का इंकिशाफात किया। उन्होंने कहा है कि 99 वर्ल्ड कप के 3 मैचेस जो हैं उन पे भी शदीद किस्म के तहफ्फुज़ात हैं। वो 3 मैचेस जिसमें बांग्लादेश पाकिस्तान का मैच, भारत पाकिस्तान का मैच और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो फाइनल है वो भी उन्होंने कहा है कि मशकूक थे, दाल में कुछ काला लगता था उन मैचेस में। तो खालिद महमूद उनका कहना था मैंने इस पे तहकीकात करवानी थी, लेकिन उस वर्ल्ड कप के बाद जो है मुझे हटा दिया गया। तो तहम ये बड़ी बात है जो पहले सिर्फ जस्टिस कयूम कमीशन के बंद कमरे में हुई थी, अब वो बातें जो है बाकायदा तौर पर बाहर आ गई हैं। किस प्लेटफॉर्म पर ये बात की गई है शोएब, ये बता सकते हैं? जी बिल्कुल, इनके वो सवालात हमने भेजे थे जिसके जवाब में उन्होंने ये वीडियोस जो है वो जारी किए। अच्छा शोएब, वसीम अकरम के ज़ाहिर है इसमें नाम आया, हाई प्रोफाइल हैं और पहली बार नहीं है, इल्ज़ामात इन पर पहले भी लगते रहे, आपने भी तस्करा कर दिया, लेकिन फिर भी हम ये देखते हैं कि नवाजा ही जाता रहा है इनको पीसीबी की तरफ से, तो ऐसा क्यों है और कितनी बार इल्ज़ाम लगा, कितनी बार तहकीक हुई? देखिए फिलहाल तो हमने वसीम अकरम से भी इसका मौक़िफ़ जो है वो जानने के लिए राब्ता किया था, लेकिन उनकी जानिब से कोई जवाब जो है वो मिल नहीं सका। तो हम जब कोई स्टोरी देते हैं तो हम उसके दोनों एंगल्स को लेते हैं। खालिद महमूद का जो दावा है हमने वो भी चलाया, हम अताउर रहमान से भी राब्ता कर रहे हैं, लेकिन वो इस टाइम इंग्लैंड में है तो उनसे राब्ता जो है वो नहीं हो रहा, शायद इस टाइम वो ऑफिस में है। और जो वसीम अकरम है उनकी जानिब से जो है वो अभी तक इसका जवाब नहीं दिया गया। हमने जवाब मांगा था कि ये इल्जामात हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे। जस्टिस जो कयूम की मिशन रिपोर्ट है उसमें वाज़ेह तौर पे है कि किन खिलाड़ियों को किसी भी तौर पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में किसी ओहदे पे जो है वो मौका ना दिया जाए। लेकिन एक वसीम अकरम ही नहीं, वकार यूनुस भी उस रिपोर्ट का हिस्सा थे, इंजमाम उल हक भी उस रिपोर्ट का हिस्सा थे, मुश्ताक अहमद भी, उनके मुतालिक भी यही रिकमेंडेशन थी। लेकिन उसके बावजूद कभी कोई चीफ सेलेक्टर बना, कभी कोई कोच बना, कभी कोई हाई परफॉर्मेंस जो सेंटर है इनका नेशनल क्रिकेट अकेडमी, उसमें जिम्मेदारियां निभाता रहा। तो ऐसा लगता है कि वो जस्टिस कयूम कमीशन रिपोर्ट जो है वो सिर्फ अताउर रहमान और सलीम मलिक के इर्द घूमती रही, बाकी तमाम कहीं तो कोई डेंट हो, कहीं तो इसका दायरा भी बड़े कुछ के दिखाई भी दे। क्या अब ऐसे स्टेटमेंट के बाद में इतनी बड़ी शख्सियत की तरफ से इस तरह की बात आ जाने के बाद में शोएब आपको लगता है कुछ इस मामले को सीरियस लिया जाएगा, कुछ इस सिलसिले में हो सकेगा? देखिए ये एक फैसला हो चुका हुआ है जस्टिस कयूम कमीशन का, लेकिन अब जिस तरीके से एकदम सलीम मलिक सामने आए हैं और उसके बाद एक एक करके जो भी उस केस से वाबस्ता था वो सामने आता जा रहा है, तो लग रहा है कि एक मरतबा फिर जो है वो पुरानी कहानी खुलेगी। ये जितने मैचेस आपने गिनवाए ना, ये एक तकलीफ बन के जो क्रिकेट फैन है पाकिस्तानी उसके दिल में एक फांस की तरह आज भी चुभे हुए हैं। अब मुझे एक कमेंट आपका इसके ऊपर एक बात मुझे कर दीजिएगा जरा, जितनी बदएतमादी क्रिकेट के मामले में और फिर इस सब के बाद में इस सब का रिस्टोर होना बहुत जरूरी है। मैं वही बात कर रहा हूँ कि जिस तरीके से अब एक एक करके किरदार सामने आते जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि दोबारा से इसकी जो है वो इंक्वायरी जो है वो वक्त की जरूरत है। क्योंकि जब जस्टिस कयूम कमीशन बना था तो उस वक्त शायद मीडिया भी इतना पास नहीं था, चीजें इस तरह सामने नहीं आई थी। वो बंद कमरों की चीजें अब बाहर आना शुरू हो रही हैं कि पहले सलीम मलिक ने इंकिशाफ किया, अब जो है वो खालिद महमूद इंकिशाफ कर रहे हैं। आने वाले दिनों में लगता है कि जो और करैक्टर इस रिपोर्ट में थे वो भी अपना मुंह खोलेंगे, तो यकीनी तौर पर एक खौफनाक हकीकत जो है वो अब सामने आने को है और ये शायद उसी का पेश करना है। शोएब, आपको लगता है कि अब इन इल्जामात को सीरियस लिया जाएगा? दोबारा से आपसे पूछ रहा हूँ, या फिर अंडर द कारपेट ही होंगी? बिकॉज जाहिर है पहले भी कई बार नाम तो आया सामने। बिल्कुल आपका सवाल जो है बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस बारे में क्या जो है वो एक्शन लेता है, ये जो मुल्क की अथॉरिटीज हैं वो इस बारे में क्या एक्शन लेती हैं, लेकिन सीरियस कदम लेना पड़ेगा। ये जो है वो इल्जामात लगते रहते हैं और बार बार जब वो मीडिया में आते हैं तो उसके बाद एक जगहसाई बनती है। अब देखें, सिर्फ उन्होंने वसीम अकरम पर 3 लाख रुपए वाली बात का दावा ही नहीं किया, बल्कि साथ उन्होंने वर्ल्ड कप के 3 मैचेस को भी मशकूक करार दिया है, जो यकीनी तौर पर लेट्स सी इन इल्जामात के बाद अब होता है क्या। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया।
अब ज़रा हम महंगाई की बात कर लेते हैं। सबको ऐसा लगता है कि रोज़े हैं, रमज़ान है, साथ में लॉकडाउन भी हुआ था, तो फिर अब ज़रा महंगाई उस कदर ना होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको लेकर जाएंगे इस्लामाबाद। इमरान खान इस वक्त खिताब कर रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे हालात बहुत बेहतर हैं। हम जो समझ रहे थे एक वक्त पे कि अप्रैल के आखिर तक हमारे हस्पताल में भरे हुए होंगे, बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा हॉस्पिटल्स में, वेंटिलेटर्स जितने पाकिस्तान में अब तक हैं, एक वक्त पे ये सोच थी कि ये सारे वेंटिलेटर्स भरे होंगे। तो और वेंटिलेटर्स का मतलब कि जो है इंटेंसिव केयर में जो थोड़े से कोरोना के मरीज़ जिनको हॉस्पिटल जाना पड़ता है, वो हम ये समझ रहे थे कि वो इतने ज़्यादा होंगे कि जितने भी हमारे इंटेंसिव केयर के जो हॉस्पिटल में यूनिट्स हैं वो भरे हुए होंगे। लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि आज हमारे हालात बहुत बेहतर हैं। तो बाकी दुनिया से आप सब जानते हैं कि इस वक्त अमेरिका में क्या हालात हैं। उनके तकरीबन जो आखिरी मैंने देखा था 60,000 लोग तक मर चुके थे, और 2-3 यूरोपियन ममालिक में 20-20 हज़ार लोग अब तक मर चुके हैं। मेरी कल प्रेसिडेंट रूहानी ईरानी सदर से बात हुई, और उनकी हमारे ख़ित्ते में सबसे ज़्यादा जो कोरोना वायरस का जो सबसे बुरा इम्पैक्ट पड़ा, जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, वो जानी नुकसान हुआ, वो ईरान में था। उनके तकरीबन 5,500 या 6,000 के करीब उनकी फौतगियाँ हुई थी, और काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन थी। तो उनसे भी मेरी बात हुई। आज मेरी प्रेसिडेंट सीसी जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं, उनसे भी बात हुई। तो मैं ईरान का आपको बता दूं कि ईरान के अंदर उन्होंने फ़ैसला किया अब कि सिर्फ़ वो बड़ी गैदरिंग्स यानी शादियां, कॉलेजेस, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, इनको उन्होंने बंद रखा है, रेस्टोरेंट्स बंद रखे हैं। बाकी उन्होंने फ़ैसला किया है कि सारा कारोबार वो अपना चला दें ईरान के अंदर। और उसकी वजह ये है कि वो भी, जिस तरह मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, उनको भी ये खौफ है कि कोरोना से हम लोगों को बचाते बचाते बाकी मुल्क के अंदर जो उनके मज़दूर हैं, जो बेरोज़गारी है, उससे जो नुकसान है वो उनका ये ख़्याल है कि वो कोरोना से भी ज़्यादा है। तो लिहाजा उन्होंने अपने सारे बाकी कारोबार सारा उन्होंने फ़ैसला किया चलाने का। मिस्र के अंदर उन्होंने पहले दिन से फ़ैसला किया कि वही स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ जो बड़े बड़े जिधर भी इज्तिमा हों, उनको तो उन्होंने बंद कर दिया, लॉकडाउन कर दिया। लेकिन उन्होंने भी अपने जो जिधर ज़्यादा उनके दिहाड़ीदार जो मज़दूर काम करते थे, वो उन्होंने पूरी कोशिश की खुले रहने की। जो उनके बड़े प्रोजेक्ट्स थे वो चलने दिए, कंस्ट्रक्शन चलने दी मिस्र के अंदर। और उनका भी हमारा तरह का ही अब तक अगर मिस्र और हमारा देखें तो एक ही है। हमारे जितने भी अमवात हुई हैं तकरीबन मिलती जुलती हैं, और उनके भी माशी हालात हमारी तरह के थे, बुरे थे। उन्होंने भी बाहर से कर्ज़े लिए हुए थे। तो उनसे फिर हमने जो बातचीत की, तो हमारा जो लॉकडाउन था उनसे ज़्यादा सख्त था, लेकिन उसके बावजूद जो जितनी अमवात हुई वो तकरीबन एक ही हैं। और आगे हमने सोचा कि एक दूसरे का एक्सपीरियंस शेयर करके उसी तरह हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आज कोई भी नहीं कह सकता कि ये कितनी देर तक चलेगा। अगर आज थोड़ा कंट्रोल भी कर लें तो ये आगे नहीं कोई कह सकता कि एकदम फिर से एक स्पाइक ना आ जाए कहीं जाके। 6 महीने चलेगी, साल, कोई कहता है तब तक सारी दुनिया को बड़ा सोच समझ के चलना पड़ेगा जब तक कि कोई वैक्सीन नहीं निकलती कोरोना वायरस के इलाज के लिए। मैं अब आपको वो जो हम अब तक कर कह रहे हैं, क्योंकि हम सबको पहले दिन से एहसास है, मेरी टीम को पूरी तरह एहसास है कि जो दिहाड़ीदार और जो हमारे मज़दूर और जो हमारे वेटर्स जो रेस्टोरेंट्स में काम करते थे, जो हमारे टैक्सी वाले, जो रिक्शा वाले, हम सबको ये एहसास था कि जब लॉकडाउन होगा तो ये सबसे ज़्यादा मुतासर ये तबका होगा। तो उसके लिए पहले तो हमने ये इमरजेंसी एहसास प्रोग्राम किया, जिसकी मैं ख़ास तौर पे डॉक्टर सानिया निश्तर को मुबारक देना चाहता हूँ, क्योंकि बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम किया।
कहीं भी दुनिया के अंदर इस तरह इतने थोड़े वक्त में इतना ज़्यादा पैसा और मुस्तहिक लोगों को कहीं भी नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया गया जो कि इस प्रोग्राम के तहत किया गया। ये वाकई एक पाकिस्तान के लिए, हमारी गवर्नमेंट के लिए मैं समझता हूँ बड़ी फ़ख्र की बात है कि एक ऐसा प्रोग्राम आया जिसने पहले तो कोई इम्तियाज़ नहीं किया गया, कि कोई पॉलिटिकल कंसिडरेशंस नहीं थे, सिर्फ़ और सिर्फ देखा गया डेटा के तहत कि कौन गरीब तबका था, उनको पैसे पहुँचाए गए। ये नहीं देखा गया कि कौन सा हमारा तहरीक इंसाफ का सूबा था या कौन सा हमारा मुखालिफ था। सिंध के सूबे को सबसे ज़्यादा पैसे गए एहसास प्रोग्राम से, और अल्लाह का शुक्र है कि ये एक मुझे खुशी ये हुई कि बहुत जो मुश्किल वक्त में हमारे नीचे लोग हालात में थे, मुझे बड़ी खुशी हुई देख के कि उन तक पैसा पहुंचा। अब तक 66 लाख ख़ानदान तक पैसा पहुंच चुका है, 66 लाख ख़ानदान तक। और अब तक हमने पैसा खर्च किया है 81 अरब रुपया अब तक डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। और हमारी पूरी कोशिश है कि ये 1 करोड़ 20 लाख ख़ानदान तक इंशाल्लाह अगले हफ्ते 10 दिन तक पहुंच जाएगा। और दूसरा जो प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं वो जो मैं प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फ़ंड है। अब जो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फ़ंड है, मैंने फ़ैसला किया था कि ये जो पैसा है ये सिर्फ़ हम उन लोगों के लिए रखें जो कोरोना की वजह से बेरोज़गार हुए हैं। तो इसमें हमने एक बड़ी सोचा कि हम कैसे पहुंच सकते हैं इतने ज़्यादा लोगों तक जो बेरोज़गार हुए हैं। इसके हमने 2 तरीके निकाले हैं। एक तो हम एक फिर SMS कैंपेन शुरू करेंगे जिसमें लोगों को ये सबूत देना पड़ेगा कि ये बेरोज़गार हुए हैं, उनके उसका कोई तरीका निकाल रहे हैं कि किस तरह उनसे उनको सबूत देना पड़ेगा कि उनकी बेरोज़गारी का। तो उससे जो भी मैं जो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फ़ंड में आप पैसा देते हैं, 1 रुपया जो मैं ख़र्च करूँगा इन लोगों की, ये जो बेरोज़गार लोग हुए हैं, तो जो गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट, वो 4 रुपया देगी उस वक्त। तो जो हर 1 रुपया मुझे आप देंगे इन बेरोज़गार लोगों के लिए, 4 रुपये उसी को मैच करेगी पाकिस्तान की गवर्नमेंट। और इसके लिए हमने पूरा एक प्रोग्राम बनाया हुआ है। एक तो SMS के ज़रिए हम जो लोग मुस्तहिक हैं वो हमें SMS कर सकते हैं, और दूसरी तरफ जो हमारी टाइगर फोर्स है, इनको हमने कहा है कि हर यूनियन काउंसिल तक ये जाके अपना एक डेस्क रखें उस यूनियन काउंसिल में, और ख़ुद जाके देखें कि कौन कौन से लोग बेरोज़गार हुए हैं। इसमें कई ऐसे लोग हैं जो सफ़ेद पोश हैं, जो सामने नहीं आना चाहेंगे। तो क्योंकि वो हर यूनियन काउंसिल में जो भी हमारे टाइगर्स होंगे वो वहाँ के हम जो इमाम मस्जिद होंगे उनसे, जो ज़कात देते हैं, यानी उनसे वो इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे और पता चलाएंगे कि कौन से वो लोग हैं जो मुतासिर हुए हैं। और मैं फिर से कहता हूँ कि इसमें कई सफ़ेद पोश हैं जो सामने नहीं आना चाहते, वो हमारे ख़ुद जाके लोग लोकेट करेंगे, वो फीड करेंगे हमारे कंप्यूटर के अंदर, जो नादरा के डेटाबेस से देखेगा कि वाकई ये मुस्तहिक है या नहीं, और उसके बाद फिर ये जो मेरा फ़ंड है इसके ज़रिए हम उनको पैसा पहुँचाएँगे। हमाद अज़हर इसकी आपको मज़ीद डिटेल्स देंगे कि हम इसके ऊपर और भी जो हम कर रहे हैं, एक स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लेके आए हैं, तो उसकी अभी डिटेल्स हमाद अज़हर देंगे। और मैं आपको भी मुबारक देता हूँ हमाद, क्योंकि ये बड़ा सोच समझ के ये प्रोग्राम लेके आए हैं। उसके बाद मैं ये चाहूँगा कि मोईद आपको बताएं, एक बहुत बड़ा हमारे लिए मसला बना हुआ है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और समझ आती है कि वापस आना चाहते हैं। आजकल कई जगह कई हमारे मज़दूर हैं, उनकी नौकरियां चली गई हैं, वो वापस आना चाहते हैं। कई जगह हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ दुनिया में फंसे हुए हैं। तो इसके लिए मैंने मोईद को कहा कि पूरी डिटेल्स दें, क्या हमें मुश्किलात आ रही हैं इसमें। मैं चाहता हूँ कि कौम को पता चले कि हाँ, गवर्नमेंट कोशिश पूरी कर रही है, लेकिन इसमें कई मुश्किलात आती हैं कि क्यों हम उनको वापस नहीं ला सकते।
मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है, ये हमारा सबसे बड़ा असासा है। जो हमारा मज़दूर काम करने जाता है, ये हमारा VIP है इस मुल्क का, क्योंकि इनके पैसे के ऊपर, इनकी रेमिटेंसेस पे पाकिस्तान आज तक चल रहा है। तो हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम इनका ध्यान रखें। और मैं एम्बेसीज़ को भी मैसेजेस दी हुई हैं कि जितनी भी हमारी बाहर एम्बेसीज़ हैं, ये ख़ास तौर पे हमारे जो ये मुश्किल वक्त में इस वक्त पाकिस्तानी हैं, इनका ध्यान रखें। लेकिन मुझे ये भी पता है कि एम्बेसीज़ पे बहुत प्रेशर पड़ा हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग आना चाहते हैं और हमारी जो लिमिटेशंस हैं, क्या वजह है कि हम इन लोगों को यहाँ नहीं ला सकते। मैं ये चाहूँगा कि मोहित आप इसको पूरी तरह एक्सप्लेन करें। लेकिन मैं ये भी चाहूँगा कि डॉक्टर फैसल पहले आप सिर्फ ये एक ओवरव्यू दे दें इसका कोरोना वायरस का, कि ये दुनिया की ट्रेंड्स जो आप फॉलो करते हैं। डॉक्टर फैसल का काम है कि वो सारे मेडिकल एक्सपर्ट्स के साथ, सूबों के साथ कोऑर्डिनेट करके हर रोज़ डेटा एनालाइज करते हैं कि पाकिस्तान की ट्रेंड्स क्या हैं, दुनिया के अंदर क्या हैं, और उसके बाद फिर ये आगे प्रेडिक्ट करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि जो भी हम पॉलिसीज़ बनाते हैं, हम पूरी तरह इन डॉक्टर से डेटा लेते हैं और इनसे पूरी एडवाइस लेके इनकी एनालिसिस के ऊपर फिर हम फैसले करते हैं, जो कि हमारा नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर है जो असद उमर कोऑर्डिनेट करते हैं। तो वो हर रोज़ इसको डिस्कस करते हैं और फिर हर रोज़ हम जायज़ा लेते हैं कि हमें अब आगे कैसे चलना है। तो डॉक्टर फैसल को मैं कहूँगा बात करें, और फिर डॉक्टर ज़फ़र आपने भी फिर वो जो आपने भी पॉइंट स्ट्रेस करना है कि इस वक्त के ऊपर हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं, उनके ऊपर क्या प्रेशर्स हैं, क्या क्या चीज़ें हम उनके लिए कर रहे हैं। शुक्र है अल्लाह का कि हम काफ़ी चीज़ें अब पाकिस्तान में हमने बनानी शुरू कर दी हैं। मैंने आज देखा सुबह हमने बहुत ज़्यादा, जो सबसे बड़ा दुनिया में शॉर्टेज थी वेंटिलेटर्स की, हमने आज सुबह देखा कि मुख्तलिफ पाकिस्तान के जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो वेंटिलेटर्स उन्होंने बनाना शुरू किया, और बड़े सस्ते दुनिया के मुकाबले में। फिर वो जो PPEs हैं, जो डॉक्टर्स के लिए जो प्रोटेक्टिव क्लोथिंग है, वो सारी उसके लिए वो भी बनानी शुरू कर दी है पाकिस्तान ने। फिर कई चीज़ें तो हम सोच रहे हैं कि एक्सपोर्ट करें, हम इतनी ज़्यादा बना रहे हैं, तो उसकी भी ये डॉक्टर ज़फ़र आपको बाद में बात कर देंगे। लेकिन मैं चाहूँगा कि असद प्लीज़ आप ज़रा शुरू करें ओवरऑल। बता रहे थे अभी कि पाकिस्तान में और पाकिस्तान जैसे ममालिक जो है उनके अंदर इस बीमारी का जो असर हुआ है वो उससे मुख्तलिफ है जो हमने यूरोप के अंदर देखा या अमेरिका के अंदर देखा। और जब ये बीमारी शुरू हुई, फैलाव शुरू हुआ, तो क्योंकि एक नई चीज़ थी तो उस वक़्त कोई आपके पास ज़मीनी हक़ाइक़ अपने मुल्क के मौजूद नहीं थे, तो आप उसी बुनियाद के ऊपर फैसले कर रहे थे कि जो दूसरी दुनिया के अंदर हो रहा था या जो एक मॉडलिंग की जा रही थी थ्योरेटिकल एक बुनियाद के ऊपर, पुरानी अपनी जो लर्निंग सी उसकी बुनियाद के ऊपर। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया है और अब इस वक्त हम तकरीबन 2 माह हो गए हैं पाकिस्तान में पहला केस आने के बाद, 2 माह से ज़रा ज़्यादा का अरसा गुजर गया है, तो अब हमारे पास अपनी ज़मीनी हक़ाइक़ आना शुरू हो गए हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर हम अपने फैसले कर सकते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान इज़हार ख्याल कर रहे थे कोरोना की सिचुएशन से मुताल्लिक, वो बात कर रहे थे और लॉकडाउन की पहले भी मुखालफत की और आज भी उन्होंने मुखालफत की है। एनीवेज़ वक्त हो गया नया दिन का ख़त्म। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, स्टे होम स्टे सेफ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।